नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। आइए मंत्र पाठ करते हैं। एक बार मैं बोलता हूँ, दूसरी बार आप सभी बोलिएगा। ओम सहना भवतु। ओम सहना सह नौ भुनक्तु। सहना सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। तो पिछली बातें जो हमने बताई थी इसमें आयुर्वेद में, उस विषय में कोई हम में से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो तो आज पूछ सकते हैं। पहले ओम बोलेंगे और फिर अपनी बात रखेंगे। तो प्रश्न अभी नहीं है, ठीक है। एक प्रश्न मेरे पास में आया हुआ है। वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए त्रिफला का उपयोग किया जा सकता है क्या और कैसे? तो बिल्कुल ठीक बात है। वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलन में लाने के लिए त्रिफला का प्रयोग किया जा सकता है और ये बहुत ही अच्छी औषध है। त्रिफला रसायन कहते हैं। अनेक प्रकार से लोग प्रयोग करते हैं इसका। जो आयुर्वेद में रसायन वाले अध्याय में बताया गया है, वो इसका श्रेष्ठतम तरीका है प्रयोग का और बहुत अधिक उससे लाभ उठाया जा सकता है। तो जो अपने को थोड़ा सा उसके बारे में समझना चाहिए कि हमारे जो शरीर में हम भोजन करते हैं तो कैसी स्थिति होती है, क्या क्या कार्य होते हैं। तो जब हमें भूख लग रही होती है तो उस समय दीपन होता है, अर्थात अग्नि दीपन कहते हैं उसको, अर्थात अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है, जग रही होती है।
फिर हम वो जो अग्नि जग रही होती है उसमें ईंधन डालते हैं, भोजन करते हैं। और फिर उसका पाचन होता है। तो पाचन मुंह में भोजन डालने से ही आरंभ हो जाता है, लार से ही। और इसके कई सारे मुंह के अंदर से लेकर और फिर आमाशय में, फिर उसके बाद में ग्रहणी में, इस तरह से। और इसके आगे भी कुछ कुछ पाचन होता रहता है। फिर उसके बाद में जब मुख्य पाचन हो जाता है तो उसके बाद में अनुलोमन होता है। अनुलोमन का मतलब नीचे की ओर सरकना। अगर ठीक से सरकेगा नहीं, अटकेगा, तो बहुत परेशानी हो जाती है। अजीर्ण आदि होते हैं, पेट फूल जाता है, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। मान लो अजीर्ण ना भी हुआ तो अगर पाचन ठीक प्रकार से नहीं हुआ है और अनुलोमन हो गया और कच्चे का ही अवशोषण हो गया तो आमवात की समस्या हो जाती है। शीत पित्त की समस्या भी होती है। तो ये कच्चे रह जाने से ही होती हैं ये समस्याएं। फिर ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। कुछ और थोड़ी अटकता है, ये कफ या कच्चा जो रहता है वही अटकता है। उससे ब्लॉक होती है जगह। वो धीरे 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 पचेगा। जब तक वो ठीक से पच नहीं जाएगा या जल नहीं जाएगा तब तक वो अटका रहेगा और परेशान करता रहेगा। शरीर के किसी भी भाग में यही समस्या है सारी। सभी समस्याओं की यही जड़ है। तो त्रिफला जो है वो बहुत अच्छी चीज है, इसको प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग विधि जो दे रखी है इस चरक शास्त्र में, वो सुबह सबसे पहले हरितकी का सेवन घृत और मधु से। फिर भोजन से पहले बाहेड़े का सेवन। तो ऐसा वहां दे रखा है कि जो सुबह के समय एक हरड़ का सेवन घृत और मधु से, भोजन से पहले दो बहेड़े का सेवन घृत और मधु से, और भोजन के बाद में 4 आंवले का चूर्ण का सेवन। मतलब सभी के चूर्ण की बात चल रही है यहाँ पे, घृत और मधु से। तो ये विधान दे रखा है, इसका उपयोग किया जा सकता है। परंतु जब आप करने और हम करने लगते हैं तो अनेक प्रकार के प्रश्न उठ खड़े होते हैं। क्योंकि भोजन हम एक समय तो करते नहीं है, प्रायः 3 समय होता है: नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन। फिर उसके बाद में अनेक लोग तो इससे भी ज्यादा, नाश्ता उनका 3 बार हो जाता है। सुबह नाश्ता होगा, फिर उसके बाद में भोजन के बीच में, फिर उसके बाद में कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद में भोजन कर लेंगे, भोजन के बाद में फिर शाम को कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिर रात्रि में भोजन का नंबर आएगा। ऐसे लगभग 6 बार कई लोग खाते हैं। तो ऐसे लोग तो नहीं कर पाएंगे इस रसायन का सेवन। लेकिन जो लोग
3 समय करते हैं भोजन, वहां तक तो इसका सेवन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सुबह उठें, शौच आदि से निवृत्त जो सामान्य होता है उससे हो गए, उसके बाद में हरितकी का सेवन घृत और मधु से कर लिया। सुबह सुबह मान लीजिए 5 बजे आपने कर लिया, आप उठे थे 4 बजे और अपनी जो भी दिनचर्या 1 घंटे में आपने निपटाई और 5 बजे औषध सेवन कर लिया, तो कम से कम 2 घंटा रुकेंगे। उसके बाद लगभग 7 बजे 2 बहेड़े का सेवन करेंगे। मतलब ये एक अनुपात समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि एक हरड़ तो पूरी एक ही खानी है, एक मात्रा है। आप हमारे कितने अनुकूल है हमको वो देखना पड़ेगा। हरित की पूरी एक हरड़, मान लीजिए पहले बहुत बलवान लोग होते थे तो उनको एक हरड़ से कोई परेशानी नहीं थी, हो जाता, ठीक हो जाता कार्य। परंतु आज एक हरड़ का पूरा चूर्ण कोई ले लेगा, बड़ी हरड़ आती है तो उसको बहुत दस्त लग जाएंगे, प्रातःकाल वो भी। तो कितना लेना है वो मात्रा हमें स्वयं निर्धारित करनी है, जिससे हमें, जैसे एक बार तो हमने पेट साफ कर लिया, उसके बाद में फिर हमें एक आध बार और हो जाए, 1 या 2 बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना हरित की चूर्ण हम ले लेंगे। फिर उससे दुगना हम, मान लीजिए 1 ग्राम से हमें काम चल जाता है तो 2 ग्राम बहेड़े का चूर्ण 7 बजे लेंगे। तो उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट हमें रुकना है, कुछ नहीं लेना है। इसमें घृत की मात्रा काफी कम रखी जाती है क्योंकि उसके पाचन में थोड़ा देर लगती है। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम हरित की चूर्ण लिया तो आधा ग्राम ही घृत डालेंगे। और शहद जो है वो 1 ग्राम 2 ग्राम, जितना हमको अनुकूलता से हम उसे चाट सकें उतना ले लेंगे। तो इसी तरह से सभी में करना है। तो जैसे बहेड़े के 2 बहेड़े के हिसाब से उतना, जितना हमने हरड़ 1 ग्राम निश्चित की थी, तो 2 ग्राम हमने बहेड़े के चूर्ण को ले लिया, उसमें हमने घृत मधु उसी अनुपात में ले लिया। और फिर उसके 15-20 मिनट आधे घंटे में हमने जो भी सुबह हम आहार लेते हैं वो हमने कर लिया। उसके बाद में फिर प्यास लगती है आधे घंटे में, मतलब वो समय ऐसा होता है जब अनुलोमन होना चाहिए, तब तक पाचन काफी कुछ हो चुका होता है और अनुलोमन प्रारंभ हो जाता है अच्छे से। और पाचन, एक प्रकार का पाचन हो चुकता है, दूसरे प्रकार का पाचन होता है, क्योंकि 2 प्रकार से पाचन होता है ना। एक तो जो आमाशय में एसिड की उपस्थिति में होता है, दूसरा वो अम्लीय स्थिति है, और दूसरा जो है अल्कलाइन की उपस्थिति में होता है, मतलब क्षारीय स्थिति में होता है, ग्रहणी में। तो उसके बाद में अनुलोमन होता है, तो वहां पर हमें प्यास लगती है, पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी पीना चाहिए। तो वो हमारा समय लगभग, किसी का आधा घंटे बाद ही किसी को प्यास लग जाती है, किसी को पौने घंटे बाद लगती है, किसी को 1 घंटे बाद लगती है। तो आधे पौने घंटे बाद सामान्य रूप से प्यास लगती है, सामान्य व्यक्ति को आधे से पौने घंटे के बीच में लग जाती है। तो जब प्यास लगे तो उसको अवॉइड नहीं करना है, पानी पीना चाहिए, ठीक से पानी पीना चाहिए। और पानी पीने के 10-15 मिनट बाद फिर हम 4 आंवले का चूर्ण ले सकते हैं।
अर्थात हमें देखना ये है कि एक सामान्य क्रिया हमारे शरीर की जो है वो हो जाए। एक सामान्य क्रिया हो जाने के बाद में हमें उस औषध का सेवन करना है, जिससे उस औषध से उस क्रिया में सहयोग और मिल जाए और वो क्रिया ठीक से और भली प्रकार हो जाए। तो वही दीपन पाचन अनुलोमन हो जाएगा। फिर उसके बाद में मान लीजिए ये सब आंवला हमने 8:30 बजे के लगभग लिया। मान लीजिए 7 बजे हमने बहेड़ा लिया था, फिर उसके बाद में हम 15-20 मिनट रुके और हमने आहार लिया। आहार लेने के बाद में फिर हमें प्यास लगी, 1 घंटा मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो 7:30 बजे आहार लिया। आहार लेने में तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 15-20 मिनट में व्यक्ति आहार ले लेता है सामान्य रूप से, जो एक सामान्य आहार होता है। तो उसके बाद में आप ले सकते हैं। फिर मान लीजिए 8:30 बजे आंवला आपने ले लिया। अब उसके बाद में कम से कम 2 घंटा फिर रुकेंगे उसका काम पूरा होने के लिए। कम से कम 2 घंटा, ज़्यादा रुकना चाहें ज़्यादा भी रुक सकते हैं। तो मान लीजिए 10:30 बजे फिर हमने हरित की थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि अब अगला भोजन करना है। तो अगले भोजन की तैयारी से पहले हमने लिया हरित की, फिर 2 घंटा रुके। 10:30 बजे हमने हरित की लिया, फिर 12:30 बजे बहेड़ा ले लिया उसी अनुपात में उसी ढंग से, और लगभग 1 बजे भोजन कर लिया। 1 से 1:30 मान लीजिए भोजन हुआ। 2-2:30 बजे के लगभग फिर हमने जो पानी वगैरह पिया, 1:15 बजे प्यास लग जाएगी, पानी पिया। फिर उसके बाद में हमने 2:30 बजे के लगभग फिर आंवला ले लिया। उसके बाद में फिर, क्योंकि दोपहर को कुछ ठीक से भोजन करते हैं, मात्रा भी अधिक होती है प्रातःकाल की अपेक्षा, तो थोड़ा गैप अधिक रख लीजिए। फिर शाम को 5:30 बजे फिर हरित की ले लीजिए। मात्रा का निर्धारण स्वयं करना है और इतना रखना है कि हमें बाधाएं ना हो, अधिक मान लीजिए दस्त ना होने लग जाए, उसका जो प्रयोजन है वो पूरा हो जाए। हरितकी लेने का प्रयोजन क्या है? पाचन और अनुलोमन है। हरितकी का जो मुख्य कार्य है वो पचाकर आगे बढ़ाती है, धक्का देती है भोजन को। जो कुछ रह गया है उसको पचाने में बहुत सहायता करती है हरितकी। अन्य बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो जैसे एरंड तेल है, वो बिना पचाए धक्का देके बाहर निकाल देता है सब कुछ। लेकिन हरितकी का ये गुण है कि वो पचाएगी पहले, फिर आगे धक्का देगी। तो इसलिए उसको, जैसे 5:30 बजे आपने ली फिर हरितकी, फिर उसके बाद में आप 2 घंटा और कम से कम रुकेंगे, 7:30 बजे फिर बहेड़ा लेंगे। फिर अपना हित आहार जो है वो भी करके, और फिर पानी का प्यास वगैरह जब लगी, प्यास पानी पी के लगभग 9:30 बजे फिर आपने आंवला ले लिया। तो एक ये क्रम बनेगा 3 बार वालों के लिए। 2 बार जो लेते हैं वो 2 बार के हिसाब से ले लेंगे, उसी हिसाब से गैप हो जाएगा। जो एक ही बार भोजन करते हैं उनके लिए वैसा ही हो जाएगा। तो अभिप्राय क्या है कि ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, पर अपने को ये देखना होता है कि हमें कितना अनुकूल है, किस हिसाब से हम उसको लें। तो अगर हम वो अनुकूलता देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इतना अच्छा ये योग है कि आंख आंखों में शीतलता का अनुभव होगा कुछ समय बाद ही, और शरीर में स्फूर्ति का अनुभव होने लगेगा, आलस्य वगैरह चला जाएगा। यहाँ तक वहाँ लिखा हुआ है जिनके बाल नहीं बाल आ जाएंगे, जिनके बाल सफेद हो चुके हैं काले हो जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। आंखों की दृष्टि बहुत तीव्र हो जाएगी, इत्यादि बातें बहुत कुछ वहां पर लिखी हुई हैं।
तो कोई भी चीज हम जिसको निरंतर कर सकें। अब देखिए इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, वहां पर एक बात और कही है, जो ब्रह्मचारी है उसी को लाभ होते हैं। तो ब्रह्मचर्य पालन जो नहीं कर पाएगा वो फिर भूल जाए, लाभ की कल्पना ना करे। अभिप्राय यही है कि जो जितेंद्रिय व्यक्ति है संसार में लाभ उसी को प्राप्त होते हैं, ये सब ऋषि बताते हैं। तो जितेंद्रियता सबसे अधिक आवश्यक है। अब मान लीजिए हम रसायन सेवन कर रहे हैं, हमने 1 वर्ष का संकल्प लिया, 1 वर्ष में तो बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। 1 वर्ष का संकल्प लिया, इसमें सारी ऋतुएं आ जाएंगी, हमको ऋतु के अनुसार भोजन करना है, ठीक है। घृत आदि का प्रयोग बढ़िया से करना है, ठीक से करना है, मतलब जितना हजम होता है। बढ़िया से कह दिया गया तो इसका मतलब अब खूब घी खाना है ऐसा नहीं, लेकिन ठीक मात्रा उसकी, वो भी घृत मतलब गौ का घृत, देसी गौ का। तो ऐसे ही दूध का भी सेवन किया जाता है रसायन प्रयोग करते समय। घी दूध के सेवन का विधान है वहां पर। और शाली धान्य, शाली चावल और साठी के चावल जो विशेष होते हैं, जो उनका भी सेवन वहां बताया गया। तो इस प्रकार से रसायन सेवन करने से निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभ होता है, और शरीर को तो लाभ होता ही है, मन को भी बहुत अधिक लाभ होता है। क्योंकि जो जब शरीर स्वस्थ होता है और सभी क्रियाएं सब ठीक प्रकार से चल रही होती हैं, सूक्ष्म प्राण जो मन को सहयोग देने वाला होता है, ओम। बीच में कोई कॉल आ गई अननोन नंबर से, तो मेरी आवाज पहुंच रही है? जी गुरु जी। ठीक है। जी गुरु जी। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि बहुत अच्छा त्रिफला रसायन है और इसका ठीक प्रकार से हम उपयोग करें। और जितेंद्रिय होकर जब हम साल भर इसका उपयोग करते हैं तो एक तरह से जो कल्पना हम नहीं कर सकते वैसे परिणाम सामने आएंगे। तो इस प्रकार से ये एक हमने आपको जो हमारी जितना भी हमारे को ठीक पता है, जो भी ज्ञान विज्ञान है उसके अनुसार, अनुभव है उसके अनुसार मैंने आपको बताया, उसको बताने का प्रयास किया। कुछ पूछना चाहें इस विषय में, या और कोई पूछ सकते हैं? ओम जी आचार्य जी। आचार्य जी ओम। हाँ, जी एक एक करके, हाँ जी। बहुत सुंदर विवेचन रहा, अच्छा लगा और सरल भी है, कोई मुश्किल नहीं है। पर आप ये बताइए, पूरे साल में जब हम लगातार करेंगे तो कई बार तो कोई फंक्शन में जाना है, किसी और के घर जाना है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, तो उसमें तो फिर नियमितता नहीं आएगी ना। जी यही बात मैंने कही कि आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। जो अगर आप कुछ विशेष कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो त्याग तप करना ही होगा। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो लाभ भी कम हो जाएगा, ये सुनिश्चित बात है, ये समझना चाहिए अपने आप को। तो किसी अनुष्ठान को यदि हम करते हैं तो उसमें नियमितता, निरंतरता बहुत आवश्यक है। बीच में हम अगर उसमें कुछ गड़बड़ कर लेते हैं तो फिर वो परिणाम, वो लाभ नहीं आएंगे, ये सुनिश्चित बात है। जी पूनम जी कहें। आचार्य जी ओम। ओम कहें आचार्य जी। आचार्य एक एक करके, पूनम जी जी मेरे बोल रहे 3 प्रश्न हैं। हैं, पूछिए। आचार्य जी, एक तो मैंने ये सुना था कि जो शहद है और घी है वो भी किसी एक पर्टिकुलर मात्रा में विष का कार्य करते हैं।
तो जी एक तो ये प्रश्न आचार्य जी, तो कितनी मात्रा होनी चाहिए उसके लिए? सुनिए, और एक सुन आचार्य जी प्रश्न ये है कि प्रश्न बाद में कीजिएगा, क्योंकि फिर वो सारे प्रश्न साथ रख देंगे तो फिर बताया नहीं जा पाएगा। सुनिए, जी देखिए बराबर मात्रा घृत और मधु की वो विष का कार्य करती है, उसको समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए, मतलब भार समान। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि घृत की बहुत कम मात्रा रखें और शहद की मात्रा अधिक रखें, क्योंकि घृत को पाचन में बहुत अधिक समय लगता है, और फिर शहद भी बहुत ज्यादा नहीं रखना है, लेकिन केवल जितने से उसको चाटा जा सके इतना लेना है। तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात पूछें पूनम जी। आचार्य जी, एक मैंने ये सुना था कि जो ये त्रिफला चूर्ण होता है, ये तीनों का मिक्सचर होता है। पर जैसे इसमें आपने बताया कि हरड़, बहेरा और आंवला का मिक्सचर होता है एक रेशो में। पर जैसे आपने बताया कि हरड़ अलग समय पे लेनी है, बहेड़ा अलग समय पे लेना है और आंवला अलग समय पे लेना है। तो इस चीज में मतलब क्या डिफरेंस है आचार्य जी, थोड़ा सा इसको समझाएं। ये देखिए, जो मिक्स करके त्रिफला बनाया जाता है वो उसके अलग प्रयोग हैं, पर मैंने आपको वो त्रिफला का प्रयोग बताया जो चरक में वर्णित है, चरक शास्त्र में। वो एक प्रामाणिक ग्रंथ है। वैसे अलग अलग वैद्य अलग अलग प्रकार से बताते हैं, लेकिन जितने प्रामाणिक ऋषि होते हैं अन्य लोग उतने प्रामाणिक नहीं हुआ करते हैं। ऋषि लोग सर्वहित में कोई भी बात लिखते हैं और उसका प्रभाव सब लोगों पर समान रूप से आता है। तो अलग वैद्य से अगर आप किसी से मिलके करेंगे तो वैद्य अपने हिसाब से बता सकते हैं आपके सब चीजों को देखकर। पर हम यहाँ पर तो कक्षा में हैं और विशिष्ट किसी व्यक्ति के लिए नहीं बता सकते, तो हम वो चीज बता रहे हैं जो सबके लिए समान रूप से लाभकारी हो। ठीक है, अगला प्रश्न पूछिए पूनम जी। और आचार्य जी, ये किस उम्र से किस उम्र तक के ले सकते हैं? मतलब बच्चे भी ले सकते हैं या सिर्फ एडल्ट ही ले सकते हैं? मान लो जी मैं ये प्रयोग करना चाहती हूँ ठीक है, सुनिए तो। सुनिए, आपका प्रश्न मैं समझ गया। देखिए, बच्चे अगर रोगी नहीं है तो उनको देने का कोई लाभ नहीं है। बच्चे स्वस्थ हैं तो उनको अपने उनका वैसे भी जो चयापचय क्रिया है वो बहुत तीव्र होती है और ईश्वर की कृपा रहती है उनके ऊपर विशेष। आप देखते हैं कि चोट लगती है बच्चे को और बहुत जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं वो। ठीक है, तो उनको इतनी आवश्यकता नहीं रहती, ये बड़े लोगों के लिए ही है अधिकांश में। लेकिन कोई बच्चे बहुत ज्यादा रोगी रहते हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा, वो भी बड़ा आपको सावधानी से देना होगा, क्योंकि हरित की रूक्ष होती है। तो हरितकी के लिए तो निषेध ही होता है प्रायः बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति है कि बहुत ज्यादा बच्चे रोगी रहते हैं, कोई ज्यादा परेशानी रहती है, तो प्रयोग किया भी जा सकता है, पर सावधानी पूर्वक थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ठीक है, शशि जी आप बताएं। ओम आचार्य जी, मेरा जी वही प्रश्न था जो इन्होंने पूछा कि बाजार से जो बना बनाया मिलता है वो त्रिफला चूर्ण प्रयोग में ला ठीक। सकते हैं नहीं ना? ठीक है, जी धन्यवाद। देखिए, बना बनाया जो है वो आप करेंगे तो वो इस क्रम से नहीं हो पाएगा जिस क्रम हाँ से जी, यहाँ पर बताया गया है। हाँ जी, हाँ वो जी, फिर आप अलग ढंग से उसको लेंगे। वो हाँ प्रातः जी, काल लिया जाता है, एक बार लिया जाता है, हाँ सुबह जी, सुबह ले लिया जाता है, पेट साफ किया जाता है उससे, और उससे भी कुछ लाभ मिलते हैं, अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन ये विशेष है, ये जो क्रम है। ठीक है, पूनम जी आप कुछ और पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। जी आचार्य जी, मैं ये पूछ रही थी, ये डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, और जैसे आपने बताया बाल सफेद वगैरह है तो उसके लिए भी ले सकते हैं। तो इसमें बड़े किस उम्र से ले सकते हैं? जैसे मेरी उम्र अभी 40 इयर्स है। तो देखिए, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं इस पे निर्भर करता है। अगर आपको आवश्यकता है, आप मान लो 40 वर्ष में भी स्वस्थ हैं, सब तरह से ठीक है और एक्टिव हैं, सब काम अच्छे से कर रहे हैं, फिर क्या जरूरत है आपको लेने की? आपको कोई कमी है, कोई परेशानी है, आंखें कमजोर हैं और कोई परेशानी है शरीर में रहती है, तो फिर ये रसायन का सेवन करना चाहिए। ये सभी रसायन का मतलब ही यही होता है कि जो रसों को भली प्रकार से सब जगह पहुंचाता है और उसमें जो बाधाएं होती हैं उनको दूर करता है। तो एक तरह से नया जैसा शरीर हो जाता है अब जब हम अच्छे प्रकार से सेवन करते हैं। ठीक है, और कोई? अच्छा, तो मेरी आंखों की दृष्टि थोड़ी थोड़ी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब अभी शुरुआत हुई है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आप मैं कर सोचती सकते हैं, हूँ। कर सकते हैं बिल्कुल। जी धन्यवाद। जी, और कोई प्रश्न हो तो पूछें।
इन कॉल मैसेज में एक आध प्रश्न आया था, परिचय संबंधी पूछ रहे थे। मेरा नाम आचार्य विवेक वरुण है, मेरा नाम पूछा गया था उसमें। और मैं दर्शन योग महाविद्यालय गुरुकुल है एक, वहाँ से दर्शनाचार्य हूँ। और आचार्य सत्यजीत जी जो वानप्रसादक आश्रम में इस समय है, वो पहले अजमेर में थे, उनसे व्याकरण संस्कृत का भी अध्ययन उनसे मैंने किया, और आयुर्वेद के विषय में भी काफी कुछ उनसे मैंने सीखा है और स्वाध्याय किया है। आचार्य जी ओम। कहें रीता जी? मेरी उम्र 60 साल है। क्या मैं त्रिफला का रसायन के रूप में सुबह में सेवन कर सकती हूँ? जी, ये तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, हानि रहित है, इसको आप ले सकते हैं। मात्रा अच्छा, और ध्यान में रख के, मात्रा कितनी लेनी चाहिए वो आपको निर्धारित स्वयं ही करना होगा, ठीक है? अच्छा, और ऋतुओं के हिसाब से बदल बदल के ना, कभी शहद से कभी गुड़ से, ऐसे? वो हाँ, आपने सुना होगा, वो काफी उसका प्रचार है, तो बिल्कुल वो भी अच्छा है प्रयोग जो आप। जी आचार्य जी, इसका मतलब ये है कि मैं आगे भविष्य में बीमार ना हूँ, इसी के लिए है ना त्रिफला का सेवन? जी हाँ जी, बिल्कुल। जी धन्यवाद आचार्य जी। ओम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न और है। जैसे रात को हम 9 बजे अब आंवला का सेवन कर लिया, तो अगर हम रात्रि में दूध लेते हैं, तो उसके और इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए? देखिए, दूध को सभी चीजों से भिन्न लिया जाता है, तो आप मान के चलें कम से कम 3 घंटा अंतर होना चाहिए, 2.5 से 3 घंटा अंतर, ठीक है? दूध जो है और अनेक आचार्य चीजों से सोने विरोध के होता है इसका। और सोने से कितनी देर पहले दूध ले लेना चाहिए? देखिए, अगर आपको रात्रि में अनुकूल है तो आप ले सकते हैं, सोने से आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर अनुकूल आता है आपको तो। और नहीं तो अगर आप रसायन सेवन कर रहे हैं तो दूध की मात्रा भोजन में ही रखिए, है ना? भोजन, दूध और भोजन, दूध और जैसे साठी चावल वगैरह हैं उसका सेवन कर सकते हैं, और इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब शाम को दूध छोड़ दें फिर थोड़े दिनों के लिए, जब तक ये ले रहे हैं, ऐसा भी ठीक रहेगा? छोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल। भोजन के साथ में प्रयोग कर लीजिए, अगर दूध आपको अनुकूल आता है ना, तो भोजन के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें ध्यान रख सकते हैं क्या क्या चीज विरुद्ध है उसको ना लें। जैसे चावल तो विरुद्ध नहीं है, तो खीर के रूप में ले सकते हैं, है ना? ऐसे तो ये विशेष आहार हो जाता है। और जो रसायन सेवन का जो विधान है उसमें मुख्य रूप से भोजन, ऐसे ही सात्विक, अत्यंत सात्विक भोजन का ही वहां पर विधान बताया जाता है। अरे जी, दूध नमक के साथ तो नहीं ले सकते हैं? हाँ जी, नहीं, दूध और नमक विरुद्ध है। भोजन के साथ फिर कैसे लेंगे? तो भोजन में नमक मत लीजिए। अच्छा, जी, ठीक गुड़ है आदि जी। लीजिए, वो जो, या गुड़ जो देसी खांड बूरा वगैरह होती है उसके साथ में लीजिए कुछ थोड़ा बहुत, है ना? इस तरह से भोजन, शाली चावल। तो ठीक है, अभी हम विराम कर रहे हैं, कक्षा समय हो गया है। और कोई प्रश्न हो तो आप लिख कर भेज आचार्य सकते हैं। हिमांशु जी बोले। अच्छा आचार्य जी, एक चीज पूछनी थी। हेलो। बोले। खाली आप, मैंने ना वो नोट नहीं किया बराबर से, तो ये मुझे पहले बहेड़ा लेना है और हरी तकी और सोते समय आंवला लेना है, बराबर? इसका वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, गुरुकुल क्रांति का यूट्यूब चैनल है, अच्छा उसमें हाँ, आप ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा। चलेगा चलेगा। तो एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद गुरु धन्यवाद जी। गुरु जी, नमस्कार, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी।
नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी तो गए व्याकरण पढ़ाने के लिए। अभी कार्ड ही दे दूंगा तेरे को, कार्ड आ जाएंगे।